जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर यानी 2023 में, प्रीवियस ईयर क्या कहेंगे, जो 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे सीटेट के, जो सीबीटी बेस्ड हुए थे, अभी तक उनके मैंने 5 प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन करा दिए हैं और ये 6वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो अब हम क्या करेंगे, आप सेशन की ओर बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 30 जनवरी 2023 को आया हुआ था। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिशा और दूरी से लेकर है। पहला क्वेश्चन, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो देखिए जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही करेंगे हम लोग। राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। मान लो ये राधा का घर है, तो यहाँ से ये 2.5 किलोमीटर कहाँ की ओर गई है, उत्तर की ओर गई है। कितना, 2.5 किलोमीटर। अब बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। मान लो इधर से ये बाएं मुड़ गई और कितना गई, 5 किलोमीटर। ये कितना गई है, 5 किलोमीटर जाती है। फिर बाएं मुड़कर 2.5 यानी फिर यहाँ आ गई, तो 2.5 किलोमीटर बाएं मुड़कर फिर यहाँ आ गई। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। ये इसका घर है और यहाँ पर ये खड़ी है। तो देखिए घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये इसका घर है। घर से अगर हम देखें तो ये कौन सी दिशा होगी, ये पश्चिम दिशा में होगी। और देखिए 2.5 ये गए थे और 2.5 आ गई है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। कितनी दूरी होगी, 5 किलोमीटर। यानी पश्चिम दिशा में है और 5 किलोमीटर दूर है। पश्चिम दिशा में है और 5 किलोमीटर दूर है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम दिशा में और घर से 5 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर हम बात करें फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये एक प्रकार का बायोस्फीयर भी है और यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भी है। लगभग 2005 में शामिल हुआ था। तो ये जो है उत्तराखंड राज्य में पड़ता है फूलों की घाटी। चाहे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा सीटेट के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसमें उनको आप लगाएंगे तो उसमें भी आप देखते हैं कि ये बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये है एक प्रकार की पहेली है, आपको पहचानना है। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरों में भुनकर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। उपयुक्त पहेली को बताना है कि कौन सा ये मसाला है। क्या हल्दी डाली जाती है, दालचीनी डाली जाती है, क्योंकि क्या जीरा डाला जाता है या लौंग डाला जाता है। आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्यूमिन अर्थात जीरा जो है ये भून कर, और दही में भी डाला जाता है और भी चीज़ों में क्या किया जाता है, डाला जाता है, जलजीरा वगैरह उसमें भी। तो राइट आंसर क्यूमिन यानी जीरा। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए एक आपसे सीएनजी पूछेगा और एक आपसे पूछेगा एलपीजी का मुख्य घटक। ये दो बहुत पूछते हैं, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दो, चाहे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दो या कोई भी एग्ज़ाम आप दो। एलपीजी लिखना है, एलपीजी। तो एलपीजी के लिए एक ट्रिक याद रखो, बीपीएल कार्ड को आप जानते होंगे ना। तो आप याद रखिए जब भी एलपीजी की बात आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बीपीएल। तो बी का मतलब ब्यूटेन और पी का मतलब प्रोपेन। यानी एलपीजी में
जो मुख्य घटक गैस होती है कौन सी होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। लेकिन हमें बताना किसके बारे में? सीएनजी के बारे में। तो सीएनजी की जो मुख्य घटक गैस होती है वो कौन सी होती है? मीथेन। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा मीथेन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा ये ट्रेन से रिलेटेड है। तो देखिए, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ। कब सवार हुआ? 29 सितंबर को, जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे शाम को चलकर 1 अक्टूबर को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंचा। सुबह 1 अक्टूबर की सुबह पहुंचा है और निकला कब है? 29 सितंबर दोपहर के 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 को। ठीक है। यदि इस अंतराल में ट्रेन में के ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली है तो ट्रेन की औसत चाल, यानी हमको स्पीड बताना है। तो देखिए, ये इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फार्मूला लगेगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, हमको डिस्टेंस तो पता है कि 2296 किलोमीटर है, लेकिन हमको टाइम नहीं पता है। टाइम पता है लेकिन टाइम हमको अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, कब चला है? 29 तारीख को। कब चला है? 29 तारीख को। ठीक है। और कब पहुंचा है? 1 तारीख को। तो 29 के बाद 30 भी चला और 1 को पहुंचा। तो देखिए, 29 को कितने बजे चल रहा है? 12:30 बजे वो व्यक्ति चल रहा है। ठीक है। अगर सोचिए 30 को भी दोपहर के ही 12:30 बजे अगर आता है वो, तो देखिए कितना टाइम हो जाएगा, कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। ये कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। अगर 30 को भी दोपहर के 12:30 बजे तक काउंट करें तो टोटल कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। ठीक है। अब दोपहर के अभी हमने जो काउंट किए कितने हो गए? 12:30 बजे तक काउंट किया, लेकिन हमको 1 तारीख को सुबह 7 बजे तक का काउंट करना है। कब का काउंट करना है? 1 तारीख को सुबह 7 बजे तक का हमको क्या करना है? काउंट करना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तो हम देखिए, हम 30 तारीख को अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं, तो यानी अगर 30 मिनट और जोड़ दें तो कितना बज गया? 1 बज गया। और इसमें कितना और जोड़ दें? 11 जोड़ दें तो कितना बज जाएगा? 12 बज जाएगा। और 7 बजे सुबह और जाना है, यानी 11 और 7 18, 18.5 घंटे टोटल। यानी 1 तारीख तक जोड़ के कितने घंटे हो गए? 18.5। तो 24 घंटे प्लस 18.5 घंटे, यानी टाइम हमने कितना कैलकुलेट किया? 24 घंटे और प्लस 18.5 घंटे, यानी 8 4 12 और एक ये 42 सही 1/2 घंटे टोटल लगे। कितने घंटे लगे? क्योंकि 30 मिनट को हमने आधे घंटे में कन्वर्ट किया है। 30 मिनट को हमने क्या किया है? आधे घंटे में कन्वर्ट कर दिया है 60 से भाग देकर। तो 42 सही 1/2 घंटे टाइम निकल कर आया। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हमने क्या बताया? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, डिस्टेंस हमारी पता है 2296 और टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया है? 42.5 घंटे, यानी 42 सही 1/2। तो 42 दूना होता है 84 और 1 85/2। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 2296 और बटे 85 और बटे 2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। जब आप 85 से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो लगभग में आपका जो आंसर आएगा वो 54.27 निकल कर आपका आंसर आएगा। और 54.27 को ही हम लगभग क्या कहेंगे? 54 किलोमीटर पर आवर। यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी दिशा और दूरी से रिलेटेड है। आपका घर x और आपका विद्यालय y है। x और y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले A पर जाते हैं। यानी आप कहाँ पर हैं? x पर हैं, तो विद्यालय पहुंचने के लिए A पर जाते हैं, जो x के
उत्तर में 60 किलोमीटर है, ये मान लीजिए। ये उत्तर में गए कितना 60 किलोमीटर, यहाँ आपको कौन मिला, ए मिला। ठीक है, उत्तर में जाते हैं 60 किलोमीटर। फिर बी की ओर जाते हैं जो ए के ठीक पूर्व में है। ए के ठीक पूर्व में बी की ओर जाते हैं जो 25 मीटर दूरी पर है। ये लो बी पर आ गए और ये दूरी कितनी है 25 मीटर, 25 मीटर दूरी पर। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है, बी के ठीक उत्तर में है, यानी ऊपर की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर, यानी ऊपर कहीं सी मिलेगा हमको। और कितना जाते हैं 100 मीटर। कितना जाते हैं 100 मीटर, यानी हम 100 पर सी पर जब गए हैं ऊपर की ओर, बी से ऊपर सी मिलेगा 100 मीटर। जो सी के और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 25 किलोमीटर है। सी के पश्चिम में 25 किलोमीटर, यानी यहाँ पर आप आ गए हैं। ये आपका विद्यालय वाई है। ठीक है, अब आप पूछा गया है आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा बताइए। विद्यालय के सापेक्ष यानी घर की दिशा, यानी विद्यालय तो वाई है, घर हमारा क्या है एक्स है। तो विद्यालय से जब हम घर की ओर देखेंगे तो हमें कौन सी दिशा दिखाई देगी बताइए। जब हम विद्यालय से घर की ओर देखेंगे तो जो हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दक्षिण। अगर हमसे पूछता घर से विद्यालय की ओर देख रहे हैं तो उत्तर दिशा में होता, लेकिन हम कहाँ से, वाई से एक्स की ओर देख रहे हैं, तो किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से पक्षियों का वह युगल यानी वह जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। कौन, क्या उल्लू स्पष्ट देख सकता है, एलिमिनेट करिए, नहीं देख सकता है। क्या कलचिड़ी देख सकती है, नहीं देख सकती। क्या बसंत गौरी देख सकती है, नहीं देख सकती। यानी ऑप्शन नंबर बी चील और गिद्ध ये मनुष्य की गुना 4 गुना दूरी पर, मनुष्य की नज़र से 4 गुना दूरी पर वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट किया करिए। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों का जोड़ा चुनना है। मच्छरों द्वारा, मियादी बुखार कहाँ मच्छरों से फैलता है, ऐसे हटाइए। ठीक है, हैजा तो मच्छरों से फैलता नहीं, इसको हटा दीजिए। फिर हैजा मिल गया, इसको हटा दीजिए। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू जो होते हैं ये मच्छरों के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये आपका स्केल से यानी मेजरमेंट से रिलेटेड है। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर दिया गया छपा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 950 मीटर के बराबर है। इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच की दूरी जो है वो 19.2 सेंटीमीटर है। इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी है। तो देखिए हमको दिया गया है कि जो 1 सेंटीमीटर है ये किसके बराबर है, ये 950 मीटर के बराबर है। ठीक है, और हमको कितना बताना है, 19.2 सेंटीमीटर बताना है। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर 950 के बराबर है तो 19.2 है ये मल्टीप्लाई 950 के कर देंगे और ये किस में आ जाएगा, मीटर में। किस में आ जाएगा, मीटर में। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो हमारे आंसर हैं वो सभी किस में आ रहे हैं, किलोमीटर में। तो मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे, 1000 से। यानी ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 95 का 192 में मल्टीप्लाई करेंगे, जब 95 का 192 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 18.240 किलोमीटर। 18.240 किलोमीटर, जो लगभग में हम कितना कहेंगे कि जो लगभग में किसके होगा, 18 किलोमीटर के। लगभग में किसके बराबर होगा, 18 किलोमीटर के बराबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है
10। देखिए, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश घरों का नीचे दिए हुए अनुसार विवरण किया। मतलब कोई पर्यटक किसी राज्य के ग्रामीण इलाके पे गया और उन बात जो वहाँ पर उसने देखा उसको वो अपने शब्दों में बता रहा। क्या बता रहा? कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। ये राज्य क्या हो सकता है? आप सोचिए, कम वर्षा होती है तो कम वर्षा कहाँ होगी? आपने पढ़ाई है, कम वर्षा कहाँ होगी? राजस्थान में। तो ऐसे घर कहाँ बनाए जाएंगे? राजस्थान में। इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चार चिनारी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम बताओ। देखिए, चार चिनारी है, ये एक पर्यटक स्थल है और ये डल झील यानी जम्मू कश्मीर में जो डल झील है उसके आसपास पाया जाता है, श्रीनगर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर। क्योंकि चार चिनारी जो है वो लखनऊ में तो होगा नहीं, क्योंकि लखनऊ में कहाँ पर्वत है? हैदराबाद में, मसूरी में। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसमें सुनने की संवेदना शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वो पत्तियों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। कौन है? क्या वो स्लॉथ है, क्या वो कुत्ता है, क्या वो बाघ है या घोड़ा है? तो आपको बता दें कि बाघ ऐसा जानवर है जिनके सुनने की इतनी शक्ति होती है कि वो पत्ते के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में भी अंतर कर लेते हैं। कौन? बाघ। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइगर। और एक स्लॉथ बहुत पूछा जाता है, अभी इसको लेकर आपको शॉर्ट की वीडियो मैं दूंगा जिसमें जितने भी जो जानवर हैं लगभग 1-1 मिनट के वीडियो होंगे जिसमें उनको आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, क्या गेहूं क्या मूसला जड़ होती है? गलत। मक्का क्या मूसला जड़ होती है? गलत। बांस क्या मूसला जड़ है? गलत। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजर क्या होती है? मूसला जड़ होती है। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए, रेगिस्तान ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। एक मिनट, थोड़ा इसको मैं सही कर लेता हूँ। देखिए, हाँ, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। एक वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है, पहला ऑप्शन। तो देखिए, अगर हम रेगिस्तानी ओक की बात कर रहे हैं तो रेगिस्तानी ओक जो है ये आबू धाबी में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तान इलाके हैं वहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। तो बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भूमि में जल स्तर तक ना पहुंच जाए। क्या ये ऑप्शन सही होगा? तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद डी है, इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसी ही 50 वृक्षों को एक लाइन से लगा दें कि दूसरे के सिरे से तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। गलत। ई, इस वृक्ष की पत्तियां बहुत कम होती हैं।
सही है। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, सी और ई, यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बी सी ई इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं? तो देखिए, मछली कहाँ खाई जाएगी? ऐसे इलाके में खाई जाएगी। मछली कहाँ खाई जाएगी? मछली ऐसे इलाके में खाई जाएगी जहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर समुद्र आसपास होंगे। ठीक है। क्या कश्मीर में समुद्र पाए जाते हैं? क्या लक्षद्वीप में तो पाए जाते हैं? तो हो सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। पुदुचेरी, गोवा। तो देखिए, सरसों के तेल से जो बनी पकी मछली है, ये आप कहाँ खाई जाती है? गोवा राज्य में। कहाँ पर खाई जाती है? गोवा राज्य में खाई जाती है। इसके अलावा गुजरात की अगर हम बात करें, कभी कभी पूछ लेता है कि गुजरात के बारे में बताइए, तो ढोकला हो गया, लेमन राइस हो गया और खांडवी हो गया। ये कहाँ खाया जाता है? गुजरात में। अगर बिहार में पूछेगा तो बिहार में लिट्टी चोखा, दाल चावल, ये कहाँ पर खाया जाता है? बिहार में। अगला क्वेश्चन, उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। उपाख्यान मूलक यानी एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? देखिए, बच्चे की रुचियों और संबंध के क्षेत्र की पहचान करने के लिए, बिल्कुल सही। बच्चे के विषय में निर्णय लेने में, बच्चे के विषय में क्या निर्णय लेने में, गलत। समस्याओं की स्थिति में बच्चे को समाधान प्रदान करने में, ये भी गलत। बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में, यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। यानी एक अध्यापिका है जो बच्चों को मसालों से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा रही है, और उससे पढ़ाने से पहले उसने बच्चों से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानना, क्या जानना चाहती है? बिल्कुल सही, तभी तो प्रश्न पूछ रही। वो ये जानना चाहती है क्या विद्यार्थियों को इसके बारे में कुछ नॉलेज है भी या नहीं। दूसरा, कक्षा में बुद्धिमान व्यक्ति, ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा में बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा होता है, वहाँ तो सबको हमें बुद्धिमान बनाना है। अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशल के विद्यार्थियों को पहचानना, ये भी गलत। डी ऑप्शन देखते हैं। विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना, यही तो चाहती है कि वो उनके पूर्व ज्ञान को पता करना चाहती है और वो उसके विचार को जानना चाहती है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड डी। ऑप्शन नंबर ए और डी जो होगा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए और डी। अगला, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई है, यानी टूर ले जा रही बच्चों को। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर फिर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किस रूप में? अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, या आकलन अधिगम के रूप में, या अधिगम के दौरान आकलन। क्या इसका राइट आंसर होगा? बताइए। तो देखिए, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई और वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की है। वापस आने के बाद ये किस लिए हो रहा? ये जो उन्होंने सीखा है, यानी अधिगम के लिए आकलन। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे। क्या वो पाठ योजना को पूरे करने के लिए कार्य करेगा, तभी हम कहेंगे कि वो उसका जो शिक्षण अधिगम है वो संभव हो पाया है।
ये तो गलत हो गया। अगला, शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे, ये भी गलत, यानी ना तो पहला होगा ना तो दूसरा। अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना का संपादित करे, ये भी गलत। अगला क्या होगा, शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण, ये देखिए वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको ये बताएंगे कि ये ऑप्शन क्यों बेस्ट होगा, यानी ये रूट वर्ड होते हैं, इनको पकड़ना होता है। ज्ञान का निर्माण करने और संपत्तियों को समझने में सहायता मिले, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। क्या नियत कार्य देना चाहिए, गलत। पेपर पेंसिल परीक्षण, गलत। मौखिक प्रश्न पूछना, गलत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेटिंग स्किल, ऑप्शन नंबर सी जो रेटिंग स्किल होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप किन कारकों पर विचार करेंगे। बच्चे में अभिरुचि को जगाना, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। क्या इसका राइट आंसर होगा, तो देखिए फिर से, आप एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बना रहे हैं। किसकी, समूह क्रियाकलाप। आप क्या चाहते हैं, किन कारकों पर विचार करेंगे। बच्चों की अभिरुचि, हम देखेंगे बच्चों को इंटरेस्ट जागृत हो रहा कि नहीं, उनका पढ़ने के मन है कि नहीं। प्रकृति में समावेशी, बिल्कुल सही। उनके मूल्य को हम प्रभावी कर पा रहे हैं या नहीं। केवल बाहरी संचालित की जा सकती है, गलत। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अगला, प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनात्मक बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा, किसका न्यूनतम प्रभाव होगा। तो देखिए न्यूनतम प्रभाव होगा पर्यावरण, वृक्षों के संरक्षण के प्रति क्या बनाना चाहती, संवेदनशील। विद्यालय को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, ये तो सही है। हमें बताना है न्यूनतम किसका कम प्रभाव होगा। वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, ये भी सही होगा। अगला देखें, चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, ये भी सही होगा। लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने का एक मिल की सैर पर ले जाना, यही सबसे क्या होगा, गलत। यानी जो सही वाले हो जाएंगे वो गलत हो जाएंगे और गलत वाला सही, क्योंकि हमें न्यूनतम कम प्रभाव जिसका पड़े वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो क्या होता है छात्र केंद्रित उपागम, निरंकुश शैली, गलत। अनुज्ञात्मक शैली, क्या अनुज्ञात्मक शैली होगा, ये भी गलत। समाकलित उपागम, बिल्कुल सही होगा। प्रक्रिया अभिमुख उपागम है, डी। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी और डी करेक्ट होंगे। जब हम किसकी बात करेंगे, छात्र केंद्रित उपागम की। हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल्य का एक भाग है, कौन भाग है, व्यवहार की बात हो रही। व्यवहार की अगर जब बात होगी तो व्यवहार हमेशा भाव पर निर्भर करता है। व्यवहार जो है वो ज्ञान पर नहीं निर्भर करता है। व्यवहार जो होता है वो ज्ञान पर नहीं निर्भर है, मनोज्ञातात्मक पर नहीं निर्भर है, संज्ञान पर नहीं निर्भर है। किस पर निर्भर करता है, भाव पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25,
ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। यह कई विषयों को समाकलित करता है, यह बाल केंद्रित है, यह अनुभवजन्य है, यह शिक्षण आधारित है। क्या इसका राइट आंसर होगा? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? देखिए, यह कई विषयों को समाकलित करता है, कई विषयों को जोड़ने का काम करता है। यानी ईवीएस जो होता है, ईवीएस अपने आप में क्या है, सभी, चाहे वो साइंस हो और चाहे वो सोशल स्टडी हो, मतलब सबका एक प्रकार के क्या है, समाकलन है ईवीएस। सही बात है। ये बाल केंद्रित होता है, बिल्कुल, बच्चों को मौका दिया जाता है, बच्चों को सेंटर में रखा जाता है। यह अनुभवजन्य होता है, शहर में ले जाया जाता है, उनको आसपास के वातावरण को दिखाया जाता है, आस पड़ोस में वो जाकर सीखते हैं, तो ये अनुभवजन्य भी है। यह शिक्षण आधारित है, ये गलत। यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं, जो पर्यावरण की व्याख्या करें। तो देखिए, पर्यावरण, वनस्पति और प्राणी जगत, ये दोनों आएंगे पर्यावरण में। जैविक और जैविक घटक तो होते ही है पर्यावरण के भाग। सामाजिक और सांस्कृतिक ये भी होंगे, लेकिन रचनात्मकता और जिज्ञासु ये नहीं होंगे। ये तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान बता रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी किस में दिख रहा? यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस के क्वेश्चन नंबर 27, ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभव से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। किसका संकेत कर रहा? कि जो बालक है उसका जो बाहर का अनुभव है और जो हम विषय पढ़ा रहे हैं उसको आपस में जोड़ रहे हैं। यानी पाठचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, या विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस पर संकेत कर रहा है? पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो, यानी सर्वे करो और लिखो सम्मिलित किया गया है। ये क्यों किया गया है? विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पर बालक को खोजने का अवसर दिया जाए, जहाँ पर बालक को सीखने का मौका मिले, जहाँ पर बालक आप अपने अनुभवों का काम कर सके, वो हमेशा राइट आंसर होता है। विद्यार्थियों को सिर्फ अनुभव देना, गलत। कौशल विकसित करना, गलत। सामान्य जागरूकता देना, गलत। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? निम्न में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? ईवीएस को कौन प्रभावशाली बनाएगा? ईवीएस को अगर आपको प्रभावशाली बनाना है, यानी पर्यावरण प्रभावशाली बनाना है, क्या व्याख्या करके बना सकते हैं? ये तो गलत हो जाएगा। व्याख्या करके हम कहाँ ईवीएस को प्रभावशाली बना सकते हैं? क्या हम प्रदर्शन करेंगे और जो प्रदर्शित करके अगर हम दिखाएंगे तो क्या वो प्रभावशाली बन जाएगा? नहीं। अगर हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं या हम रोल प्ले, भूमिका निर्वहन करते हैं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों होंगे। ना तो केवल बी केवल सी नहीं है, यानी बी प्रयोग करके भी हम दिखा रहे हैं और रोल प्ले यानी भूमिका निर्वहन करके भी हम दिखा रहे हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन, कोशिश आप लोग भी किया करिए कि आप लोग कमेंट में आंसर जरूर किया करिए। नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है, कौन से उपागम है? संप्रत्यय उपागम, प्रक्रिया उपागम, समाकलित उपागम और क्रियाकलाप उपागम। तो कौन से उपागम का प्रयोग होता है? यानी प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों सेशन ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। धन्यवाद दोस्तों।